नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आप आज देख रहे हैं फैटी एसिड सिंथेसिस की पहली वीडियो। मैं वो वीडियो बनाता हूँ जो आप ही की तरह समझाने की प्रयास करता हूँ। तो देखिए, आज पहली वीडियो बना रहा हूँ फैटी एसिड सिंथेसिस। ये जो होता है फैटी एसिड, पहले तो ये जान लीजिए फैटी एसिड हमें बनाना क्यों है। आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप ये जान लो कि फैटी एसिड हमें एनर्जी बनाने के लिए काम लगते हैं। और एनर्जी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। फैटी एसिड ये ऑक्सीडाइज होगा, ये तरह तरह के सब्सटेंस और रिएक्शन पे जाके ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए। तो हमें क्या हुआ, फैटी एसिड सिंथेसिस इज़ अ इम्पोर्टेंट रिएक्शन। ये तो बात हो गई। तो कैसे बनाते हैं? एक तो होता है हम फैटी एसिड जो है वो एक्सोजेनसली बाहर से ही कंज्यूम करते हैं, लेते हैं और बाहर के ही फैट से बना लेते हैं। और दूसरा जो रिएक्शन होता है वो हमें अंदर ही अंदर इंडोजेनसली बनाना है। तो वो रिएक्शन आज हम जो बात कर रहे हैं वो है इंडोजेनस वाला रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं डेनोवो सिंथेसिस। डेनोवो माने वो नया होता है, इसलिए हम आज डेनोवो सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले डेनोवो सिंथेसिस जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेनोवो सिंथेसिस आखिर होता कहाँ है। ये जो साइट होता है वो मेनली मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा है। ये जो रिएक्शन होता है ये मेनली होता है लीवर पे होता है। लीवर पे होता है और ये ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन ये जो होता है वो साइटोसोल में होता है। और ये किडनी पे हो सकता है, लंग्स पे, इंटेस्टाइन, जहाँ पे भी हो सकता है, तरह तरह के ऑर्गन पे। तो आज हम फोकस करेंगे लीवर पे क्या होता है और लीवर के साइटोसोल में क्या होता है। तो मैंने पहले बताया था दोस्तों कि जो होता है हमें कुछ नया बनाना है, तो कुछ नया बनाने के लिए तो कुछ नया चीज़ चाहिए ना। तो इसलिए जो हमें रिक्वायर होती है, जो मोस्ट रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। आज हम एसिटाइल कोएंजाइम ए की मदद से ही हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं फैटी एसिड। तो क्या होता है दोस्तों, एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ होता है वो आप सब लोगों को पता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अभी अभी मैंने बताया था ये रिएक्शन सब साइटोसोल में होता है। तो साइटोसोलिक रिएक्शन है, तो हमें क्या होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में छुपे हुए एसिटाइल कोएंजाइम ए को बाहर लेके आना है और उसको धो मरोड़ कर क्या बनाना है, फैटी एसिड बनाना है। तो ये तो आसान सी बात हो गई। तो एक बात रहेगी आपको कि एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ से आएगा। तो बात दोस्तों ये घबराने की बात कोई नहीं है, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतने समझ लीजिए कि एसिटाइल कोएंजाइम ये जो होता है वो हमारे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से आएंगे और वो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज वो जहाँ से भी आएंगे। बस हमें क्या करना है, वो आए हुए एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकाल के लाना है, क्योंकि हमारा रिएक्शन जो होता है साइटोसोल में होता है। तो हमारा वो पहला प्रायोरिटी क्या हो गया कि हमें वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को ट्रांसपोर्ट करना है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में। तो इस दौरान क्या होता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही अंदर ऑक्सैलो एसीटेट से कंबाइन करता है। और वो एंजाइम मैंने सिट्रेट सिंथेज उसे कहते हैं। सिट्रेट सिंथेज के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट मिलकर क्या बनाएंगे, सिट्रेट बनाएंगे। और सिट्रेट आसानी से माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में आ जाएगा। और साइटोसोल में आ जाने के बाद इसको फिर से कन्वर्ट होना है किस पे, एसिटाइल कोएंजाइम ए पे, क्योंकि हमें तो चाहिए एसिटाइल कोएंजाइम ए। सिट्रेट से तो हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, एटीपी सिट्रेट लायस के प्रेजेंस में ये सिट्रेट जो भी था वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर से एसिटाइल कोएंजाइम ए और हमारा ऑक्सैलो एसीटेट में। तो हमें चाहिए था का एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए था, वो आ गया है बाहर हमारे इलाके पे। अब हमें उस पर एक्ट करना है और उस पर एक्ट करके उसको एक्टिवेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्टिवेट करना हमारा क्या हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। तो उस स्टेप जो होता है उससे कैटलाइज कौन करता है, एक एंजाइम होता है, उसे कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोएंजाइम एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए एक्टिवेट हो जाएगा और ये बनेगा मैलोनिल कोएंजाइम ए। और ये एक एक्टिवेट फॉर्म है, मैंने यहाँ पे भी लिखा रखा है, देखो ये बॉक्स के अंदर है मैलोनिल कोएंजाइम ए। ये जो बन गया ये एक्टिवेटेड फॉर्म है एसिटाइल कोएंजाइम ए का। तो ठीक है, ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो था एटीपी कार्बोक्सिलेज एसिटाइल कोएंजाइम एक कार्बोक्सिलेज ने जो कैटालाइज किया था, उस रिएक्शन पे तीन चीज़ ज़रूरत पड़ेगी।
वो भूलना मत दोस्तों। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ABC, ये भूलो मत। A फॉर ATP, B फॉर बायोटिन और C जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोक्सिलेज, वो तो इंजाइम प्रोवाइड कर ही रहा है। तो ये बात हो गई। तो हमने क्या किया, ATP को एक्टिवेट किया, एसिटाइल कोएंजाइम, सॉरी दोस्तों, एसिटाइल कोएंजाइम एक को पहले ट्रांसपोर्ट किया, उसे एक्टिवेट किया और इसको इस काबिल बनाया कि अब ये फैटी एसिड सिंथेसाइज कर सकता है। तो अब हम जाएंगे फैटी एसिड सिंथेसिस प्रॉपर रिएक्शन पे। ये तो एक कहानी हो गई, ये तो एक बैकग्राउंड हो गई। तो अब चलेंगे कैसे बनाना है। तो फैटी एसिड सिंथेसिस करने के पहले एक बात जानना जरूरी है कि फैटी एसिड सिंथेसिस करने के लिए एक एंजाइम होता है फैटी एसिड सिंथेस, क्योंकि हमें तो वही परिवार का कोई एक लड़का चाहिए, एक बंदा चाहिए जो फैटी एसिड बना सके। अगर हेल्थ तो उसी का लेना है ना। तो फैटी एसिड सिंथेस जो एंजाइम होता है, ये एक एंजाइम नहीं है। ये भूल मत करना कि फैटी एसिड सिंथेस एक एंजाइम नहीं है, ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ये तरह तरह के एंजाइम के काम करेगा। ये मल्टी फंक्शनल एंजाइम है, ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसमें 7 एंजाइम होते हैं और एक करियर प्रोटीन होते हैं। फिलहाल के लिए इतने ही जान लीजिए, ये शॉर्ट नोट SAQ में बहुत काम आएगा। 7 एंजाइम एक्टिविटी होता है, 7 एंजाइम और एक एसाइल करियर प्रोटीन होता है। ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है, ये मोनोमर में ही, ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है। और इसके सभी यूनिट मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, 7 एंजाइम एक्टिविटी मैंने बोला था और एक करियर प्रोटीन बोला था। 1 2 3 4 5 6 और ये थायोसिड 7 और एक प्रोटीन हो गया ACP। ये हो गया एक करियर प्रोटीन, तो मैंने बता दिया डाइमर में एग्जिस्ट करता है। ये हो गया 2 डाइमर। इतने आप जान लीजिए कि जो ये फैटी एसिड सिंथेज होता है, इस एंजाइम में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, 3 जगह होते हैं। वो जगह मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे 3 जगह क्या क्या होता है। एक होता है कंडेंसेशन यूनिट, जिसको बोलते हैं जहाँ आकर सबस्ट्रेट जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो आके बाइंड करेगा। और दूसरा होता है रिडक्शन यूनिट, जो क्या होगा, रिड्यूस करेगा, जहाँ पे रिडक्शन होगा वो होगा दूसरा यूनिट। और तीसरा यूनिट होता है वो रिलीजिंग यूनिट, जो हमारा फैटी एसिड बनेगा उसको रिलीज करेगा। और वो रिलीजिंग यूनिट होता है थायोस्टेरेज। मैंने यहाँ THIO पे नोट किया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हर एंजाइम के मैंने फुल फॉर्म में लिखा है, देखो आप यहाँ देख सकते हैं। ये फिलहाल कुछ वक्त निकाल के देख लीजिए। और कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने कहा था, मैं कहना चाहता हूँ कि 2 सल्फ हाइड्राइल SH ग्रुप होते हैं जो वो एंजाइम से जुड़ के रहते हैं। एक तो एंजाइम से जुड़ के रहेगा, तो और दूसरा होता है पेंटोथिनाइल। ये देखो, मुझे कोई समझ में नहीं आता, ये बड़ा बायोकेमिस्ट्री बड़ा घिनौना बंदा लगता है मुझे। अब हम जाएंगे प्रॉपर पे। मैंने आपको एंजाइम पे बता दिया। और प्रॉपर रिएक्शन जानने के लिए मैं आपको एक न्यूमोनिक्स बताऊंगा। अगर वो न्यूमोनिक्स बड़ा भयंकर है, लेकिन आप अगर उसको रगट ले, एक बार रट ले, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, बंदे इतने भी होते हैं, मजबूत होते हैं कि वो बिना न्यूमोनिक्स भी सब कुछ रट लेते हैं। अब मैं बता दूंगा। तो जो है ATM ट्रांजैक्शन किट स्टार्टेड रिफंड ऑफ द डिलीवर्ड इन कैश RS थ्रू ACP। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमोनिक्स है, लेकिन एक बार जान जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यार AT जो है वो स्टैंड करेगा एसिटाइल ट्रांसएसाइलेज, जो अंतिम का जो MT हो गया मेलानिन ट्रांसएसाइलेज, 2 KS हो गया कीटोएसाइल सिंथेज। फिर यहाँ पे R आएगा, ये के मान लो कीटोएसाइल रिडक्टेज होता है। और जो यहाँ पे D डिहाइड्रेटेज, E इनोल रिडक्टेज ER होता है। एंड ACP जो बात करते हैं थ्रू ACP, TH हो गया थायोस्टेरेज और ACP तो ACP हो गया। तो हमने क्या किया था, एसिटाइल कोएंजाइम ये एक्टिवेट हो चुका था, मेलानिन कोएंजाइम ये बन चुका था। अब हमें क्या करना है, जो हमने अभी अभी आपको बात एक कही, वो होता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग यूनिट और द कंडेंसिंग यूनिट। तो वो जो एंजाइम वाला पार्ट हो गया ना, एक हो गया वो ACP वाला पार्ट, वहाँ पे कंडेंसेशन होगा। और दूसरा पार्ट हो गया दो KS, ये एक कीटोसाइल सिंथेज है और इससे फिलहाल मान लिए ये एक इंजाइम है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा। तो क्या हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए आकर बाइंड करेगा कहाँ पे, ये कंडेंसेशन यूनिट जो हो गया इंजाइम सिस्टीन सल्फाइड्राइल, जो मैंने बोला था 2SH ग्रुप होगा, वहाँ पे आके एसिटाइल कोएंजाइम में बाइंड कर गया। और इसको कैटलाइज किया रिएक्शन जो होता है इंजाइम एसिटाइल ट्रांसएसाइलेज। ये ट्रांसएसाइलेज बंदा ने इसने क्या किया, जो एसिटाइल ग्रुप होता है उसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, इंजाइम पे। और ये सिस्टीन सल्फर ग्रुप दे, ये लोग क्या हो गए, रिप्लेस हो गए और ये कोएंजाइम ऐसे बाइंड कर लिया। तो क्या बनाया, एसिटाइल
इंजाइम बनाया और कोएंजाइम ए एसएस बन के कोएंजाइम में निकल गया। और उसी तरह क्या होगा, मेलानिन कोएंजाइम ए भी कंडेंसेशन, ये भी सब्सट्रेट है, ये भी कंडेंसिंग यूनिट पे बाइंड करेगा। तो दूसरा कंडेंसिंग यूनिट क्या था, मैंने बोला था सल्फाइडाइल ग्रुप वाला एसीपी कंटेनिंग। तो क्या हो गया, ये बाइंड हो गया एसीपी एसएच से बाइंड हो गया और मेलानिन ट्रांस एसाइलेज ने फिर क्या किया, एक रिएक्शन सा क्रिएट कर दिया, तो ट्रांसफर कर दिया तो मेलानिन ग्रुप को एसीपी पे। तो क्या बन गया, एसिटाइल इंजाइम बन गया और दूसरा बन गया मेलानिन एसीपी बन गया। अब ये दो चीज़, दो लोग जो बन के एक चीज़ बनेंगे, उसे बहुत मज़ा आएगा। ये स्टेप और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो क्या हो गया, एसिटाइल इंजाइम और मेलानिन एसीपी, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बीटा कीटो एसाइल एसीपी बनाएंगे और ये रिएक्शन को कैटालाइज करेगा कीटो एसाइल सिंथेस। तो दोस्तों देख लीजिए आप, मैंने कहा था एटीएम ट्रांजैक्शन किट कहा था। तो देखिए एटीएम का एटी हो गया एसिटाइल ट्रांसएसाइलेज, तो एमटी का क्या हो गया, मेलानिन ट्रांसएसाइलेज, और केएस देखो केएस आ गया तो कीटो एसाइल सिंथेस हो गया। तो ये रिएक्शन एक सीक्वेंस में जा रहा है। तो अगर आप ये न्यूमोनिक्स समझ लिए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है ये फैटी एसिड सिंथेसिस। तो हम क्या, कहाँ पर आ गए, बीटा कीटो एसाइल एसीपी हमने क्या बनाया, बना लिया। अब क्या होगा, ये तीसरा रिएक्शन बीटा कीटो एसाइल एसीपी जो है, अब ये फर्दर हो जाएगा, आगे रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो मैंने कहा था कीटो एसाइल सिंथेसिस, सॉरी दोस्तों कुछ रुकावटें आ गई, कुछ बंदे आ गए मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। तो मैं कहाँ पे था, बीटा कीटो एसाइल एसीपी जो था वो बन गया। अब ये बीटा कीटो एसाइल एसीपी जो बन गया है, ये रिडक्टेज रिएक्शन पे जाएगा, उसे कैटलाइज करेगा, कीटो एसाइल रिडक्टेज कैटलाइज करेगा। तो इसे क्या बनाएगा, बीटो कीटा एसाइल एसीपी से ये बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी, और इसे हम कहते हैं ब्यूटाराइल एसीपी भी कुछ कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइल एसीपी भी कुछ कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कीटो एसाइल रिडक्टेज जो रिएक्शन होता है, इसको रिडक्टेज रिएक्शन है तो इसको NADPH ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये NADPH कहाँ से आ गया, ये तो आसान सी बात हो गई, ये HMP शॉर्ट पाथवे से आएगा। वो मैलिक इंजाइम की मदद से जो मैलेट को हमें पायरुवेट में कन्वर्ट करना होता है, वहाँ से भी ये क्या होगा, NADPH आ जाएगा और ये रिडक्टेज रिएक्शन, रिडक्शन यूनिट के रूप में काम करेगा। अब जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी जो बन गया है, अब ये डिहाइड्रेटेज रिएक्शन पे जाएगा, H2 रिलीज होगा और ये बनाएगा इनोल एसीपी। ये सब रिएक्शन आप देख लीजिए, वो न्यूमोनिक्स के हिसाब से एक सीक्वेंस में जा रहे हैं। अब ये इनोल एसीपी जो बन गया है, ये हमारा 5वां रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और ये इनोल एसीपी रिएक्शन जो बन गया है, ये फिर से इनोल रिडक्टेज, ये रिड्यूस हो जाएगा। और मैंने बोला था रिडक्शन रिएक्शन, मैंने बोला था NADPH ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये क्या हो गया, इनोल एसीपी क्या बन के आया, ये बन गया ब्यूटाइल एसीपी। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने 6 रिएक्शन कंप्लीट कर लिए। पहले रिएक्शन तो जो हमारा था वो क्या हो गया, पहला रिएक्शन हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए और मेलानिन कोएंजाइम ए को वो सब्सट्रेट बाइंडिंग साइड पे बाइंड किया था। उसके बाद हमने मिलके बनाया कीटो एसाइल एसीपी, और कीटो एसाइल एसीपी को फिर हमने क्या किया, रिडक्शन रिएक्शन कीटो एसाइल रिडक्टेज की मदद से हमने क्या बनाया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसीपी बनाया, और उसको फिर रिड्यूस किया तो डिहाइड्रेट किया तो हमने बनाया इनोल एसीपी, और इनोल एसीपी फिर आके बन गया ब्यूटाइल एसीपी। ये 6 रिएक्शन कंप्लीट हो गए। और अब एक मज़े की बात क्या होती है दोस्तों, जो फैटी एसिड जो हम बनाने जा रहे हैं, तो इतने में ही वो खुश नहीं रहेगा। ये रिएक्शन इसको बहुत अच्छे लगती है, तो फिर रिएक्शन दोबारा 3 बार, चौथी बार ये रिएक्शन करे जाएगा और फाइनली बनाएगा फैटी एसिड। तो क्या हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ रिएक्शन जो हमारा था, वो बीटा कीटो एसाइल एसीपी बनने के पहले से जो रिएक्शन होता, वो 6 साइकिल फिर करेंगे, 6 साइकिल पे जाएंगे, 6 बार रिपीट होंगे, तो फाइनली ये क्या बनेंगे, पाल्मिटिक एसिड बनेंगे। तो हमें पता है पाल्मिटिक एसिड तो एक 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है। तो क्या बन गया, पाल्मिटिक एसिड बन गया। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे एक एंजाइम है थायोस्टेरेज, मैंने बोला था ये थायोस्टेरेज ये जो है रिलीजिंग यूनिट होता है। तो इसने क्या किया, ब्यूटाइल एसीपी रिएक्शन पे चला गया, तो उसके बाद 6 साइकिल के बाद जो बन के आया उसको रिलीज़ किया, तो वो क्या बन गया, पाल्मिटिक एसिड बन गया। वो क्या है, फैटी एसिड है। दोस्तों हमने बड़े मुश्किल से ये फैटी एसिड बनाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब एक बात आता है कि ये रिएक्शन को रेगुलेट कैसे करें। तो रेगुलेशन जो है, मैंने आपको कहा था जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो बहुत ज़रूरी पड़ेगा और उसको कैटालाइज करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज।
तो वो जो बंदा है, कार्बोक्सिलेज बंदा है, वो क्या हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सा बंदा हो गया, वो रेट लिमिटिंग स्टेप हो गया। तो हमें जब भी ये फैटी एसिड सिंथेसिस को रेगुलेट करना पड़ेगा, तो हमें रेगुलेट करना होगा एसिटाइल कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेज का। तो थोड़ी सी बात देख लीजिए, यहाँ पे मैंने दिखाया है आप लोगों को एसिटाइल कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेज। ये बात समझ लीजिए, ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम ये डीफॉस्फोराइलेट स्टेट पे ही एक्टिवेट होता है। तो हमें क्या करना होता है, जिस तरह से हम डीफॉस्फोराइलेट स्टेट पे इसको ले जा सकते हैं तो ये एक्टिवेट होगा, तो एंजाइम रेगुलेटेड होगा, अप रेगुलेटेड होगा, और फॉस्फोराइलेटेड स्टेट पे ये डाउन रेगुलेटेड होगा। तो हमें क्या होता है, जो कोवैलेंट मॉडिफिकेशन बोलते हैं ना, ये कुछ बात नहीं, फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन से क्या होता है एंजाइम का रेगुलेशन, उसे हम कहते हैं कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे जो देख लीजिए, जो इंसुलिन होता है और थायरोक्सिन होता है, ये डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन सपोर्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, ये अप रेगुलेट करेगा रिएक्शन को। तो उसी तरह से ग्लूकागोन इंसुलिन का अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ऐसा हो गया, वो इनहिबिट करेगा, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड होगा वो भी इनहिबिट करेगा और डाउन रेगुलेट करेगा ये रिएक्शन को। ये बात भी हो गया। और जो सिट्रेट होता है वो सिट्रेट करेगा, एलोस्टेरिक एक्टिवेशन करेगा सिट्रेट, और ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, और ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड भी इसको एक्टिवेट करेगा। तो हमने कह दिया रेगुलेशन पे हो गया, हार्मोन हो गए, इंसुलिन हो गए, ग्लूकागोन हो गया, इंसुलिन एक्टिवेट करेगा, ग्लूकागोन डाउन रेगुलेट करेगा। तो टू स्टेट हो गए, तो कोवैलेंट मॉडिफिकेशन बोलते हैं, डीफॉस्फोराइलेट फॉस्फोराइलेट। तो बात खत्म हो गई। यहाँ तक कि ये पहली वीडियो थी, मैंने अब तक आपको बना के दिखाया, तो कैसे बनेगा फैटी एसिड आपको दिखाया मैंने। अब इसको इलोंगेट कैसे होगा, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड कैसे बनेगा वो मैं दूसरे वीडियो पे दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही जान लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। खुदा हाफिज़।